जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है उसका मतलब क्या है और क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है, विश्व पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, आर्थिक स्थिति क्या होगी और पूरे वर्ल्ड की जो पावर इक्वेशन है वो कैसे चेंज हो। आइए आज इस पे विचार करते हैं। देखिए, पहली बात जो हुई, जो मुझे लगता है आपको भी लगता होगा, जो पूरा का पूरा नैरेटिव है और जो पूरा का पूरा डेलिबरेशन और डिस्कशन है वो अब भारत के अंदर हो रही घटनाओं से इजराइल और ईरान के बीच में सिमट गया है। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहलगांव के अंदर जो हुआ, किस प्रकार से 26 लोगों की मौत हुई, बाकी लोगों की मौत हुई, कैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 ठिकानों को नष्ट किया, सीज फायर हुआ, सीज फायर किसने कराया, वो सारे डिस्कशन चल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये जो डिस्कशन हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ होगा, लाभ तो नहीं हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रश्न बहुत सारे पैदा हो गए और हर जगह से पूछे जा रहे हैं और उनका गोदी मीडिया जो उनको बचाने का प्रयास करता था और ऑपरेशन सिंदूर को उसी प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा था जैसे पुलवामा के बाद हमारे 40 जवानों की मौतों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे की, वैसे ही इसको राजनीतिक इसका लाभ उठाएंगे। वो नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये नैरेटिव चेंज हो, ऑपरेशन सिंदूर पे बात ना हो, लोग ये ना पूछें कि ये सीज फायर किसने कराया, किन शर्तों पे हुआ, भारत को क्या फायदा हुआ, और जो पुंछ वगैरह के इलाके में, उरी के इलाके में हमारे देशवासियों की मौत हुई 26 लोगों के अलावा, उसमें क्या सरकार की नीति है, क्या करेगी। तो वो नैरेटिव को बदल दिया गया और नया नैरेटिव अब आ गया। अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश 2-3 दिन वो चला, किस प्रकार की दुखद तस्वीरें देखी गई, ये देखा गया कि वहां पे जो यात्री थे वो तो बेचारों की मौत हुई। इसके बाद प्लेन जहां पे क्रैश किया वहां हॉस्टल मेस के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे उनकी मौतें हुई। कितनी मौतें हुई नहीं पता। इनके अलावा भी जो आसपास दुकान जिनकी थी और जिन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी उनकी भी मौतें हुई। टाटा ग्रुप ने कहा 1 करोड़ रुपए उनको देंगे जो यात्री थे, लेकिन इस बारे में कोई खबर अभी तक नहीं है कि जो डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है बिना उनकी गलती के, उनके बारे में क्या टाटा ग्रुप सोच रहा है या भारत सरकार सोच रही है। जो निरीह लोग जो दुकान चला रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, ठेला चला रहे थे, अचानक उनकी मौत हो गई, उनके बारे में सरकार और टाटा ग्रुप की क्या नीति है, ये भी किसी को नहीं पता। ये भी लोगों को नहीं पता कि जब मोदी जी वहां गए थे और घटना होने के कई घंटों के बाद गए थे, तब भी वहां से मलबा क्यों नहीं हटाया गया था। मलबा क्या इसलिए हटाने का मौका नहीं दिया गया था कि जिससे मोदी जी वहां जाएं और वो फोटो शूट करा सकें, उनके कैमरे अच्छे अच्छे एंगल से उनकी फोटो खींच सकें। क्योंकि ये सबसे पहली चीज होती है कि मलबे को हटाया जाए, मलबे को छांटा जाए, क्योंकि मलबे के अंदर बहुत सारे लोग दबे हुए हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर समय पे उनको मदद मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। लेकिन मोदी जी के फोटो शूट के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो लोग मलबे के अंदर दबे हुए थे उनकी मौत हो गई। एक 16-17 साल के बच्चे ने जो अपने आदिवासी गांव से आया था और उसने वीडियो बना ली थी, उसको पुलिस पकड़ गई। तो मतलब असली मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास हुआ। लेकिन चलिए, वो मुद्दा, वो नैरेटिव भी चेंज हो गया। आज के तारीख में जो सारा डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध का। देखिए, जो एक परसेप्शन था, जैसे एक वर्ल्ड वाइड परसेप्शन था कि जब रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो यूक्रेन के साथ नेटो के देश आएंगे, यूरोप आएगा, अमेरिका आएगा। अमेरिका पहले भी उनको शस्त्र दे रहा था यूक्रेन को रूस के अगेंस्ट। लेकिन जब रूस ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसके बाद कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। ना यूरोप का कोई देश आया, ना नेटो आया, ना अमेरिका आया। बल्कि अमेरिका में तो जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की गए यूक्रेन के, तो ट्रंप साहब ने उनकी बेइज्जती कर दी और कहा कि हमने तुम्हारे को इतना फायदा कराया, इतनी तुम्हारी मदद की है, और उसके बदले में जो तुम्हारे खनिज पदार्थ हैं यूक्रेन में जो भरपूर मात्रा में हैं वो हम लेंगे। अच्छा, जेलेंस्की साहब अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कोई बातें नहीं है,
और मदद तो हमने भी बहुत की है और हमने भी बहुत सहा है, बहुत त्याग किया है। ये बाकी देशों के लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आपने जितनी मदद की है उससे ज्यादा तो यूरोप के देशों में की है। तो एक लेसन जो उस चीज से मिला वो ये मिला कि जब एक बड़ा देश छोटे देश पे आक्रमण करेगा तो छोटे देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता, केवल उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया जाता है। ये परसेप्शन दूर हो गया। यूक्रेन ने भी जम के मुकाबला किया। ये दूसरी बात है कि यूक्रेन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, लेकिन उसने रूस को भी बख्शा नहीं। इतने दिन बीतने के बाद भी वो लड़ाई जारी रखी और अपनी जो राष्ट्र गौरव था उसको बरकरार रखा और अभी तक वो लड़ रहा है। बल्कि हालांकि उसने रूस के ऊपर और मॉस्को के ऊपर जो स्मगल्ड ड्रोन्स थे उससे भी अटैक कर दिया, रूस को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो एक लेसन मिला कि बड़ा देश है वो भी आसानी से नहीं जीत सकता। अमेरिका को पता होगा वियतनाम के अंदर जब उसने इन्वेड करने की कोशिश, वहां हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, एक छोटे से बिना अस्त्र शस्त्र वाले देश ने भी अमेरिका को भगा दिया था। यहां अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया था। तो बहुत दूर बैठा हुआ कोई बहुत बड़ा देश छोटे देश पे अगर कोई आक्रमण करे, ये वो आक्रमण करे, जीत जाएगा, इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं। अब ये टेस्ट केस आया ईरान और इसराइल का। देखिए वर्ल्ड वाइड परसेप्शन क्या था? वर्ल्ड वाइड परसेप्शन ये था कि इसराइल इतना मजबूत देश है, ऐसा परसेप्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिएट किया गया था और भारतवर्ष के अंदर तो वास्तविकता में किया ही गया था कि इसराइल ऐसा देश है कि बिल्कुल उनके यहाँ आयरन टॉम बने हुए हैं और डोम बने हुए हैं, उनके यहाँ बिल्कुल ऐसे हैं और बड़े जीवट के लोग हैं और बिल्कुल मर मारने को हो जाते हैं और एक आदमी 1.25 लाख और 2 लाख के बराबर होता है। और उन्होंने बिना किसी प्रोवोकेशन के ईरान के ऊपर जाके अटैक कर दिया और उनके इंस्टॉलेशंस को नुकसान कर दिया, उनके जो साइंटिस्ट थे उनको मार दिया, वहां पे जो बड़े बड़े लोग थे उनको मार दिया। और असली मुद्दा है क्यों किया ये आक्रमण, क्यों किया? उसके पीछे उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि ईरान को ये कंपेल करे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। भाई ये बात तो ठीक है कि ईरान जैसे देश को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका बना सकता है, रूस बना सकता है, भारत बना सकता है, पाकिस्तान बना सकता है, नॉर्थ कोरिया बना सकता है और सब अवरोधों के बावजूद, प्रतिरोध के बावजूद भारत ने और पाकिस्तान ने बना लिया, सैंक्शंस को झेलते हुए बना लिया, तो उस लॉजिक के हिसाब से ईरान क्यों ना बनाए? अच्छा, ईरान अगर ना बनाए और अगर इजराइल उसके ऊपर अटैक कर दे और उसमें ये क्लेम किया जाने लगे कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे हमने उसको ध्वस्त कर दिया है और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो लीकेज शुरू हो गया, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो भी हमारे गोदी मीडिया और भक्तों ने बताना शुरू किया कि जो भारत ने अटैक किया था उसके उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लीक कर गए हैं और वहां, लेकिन इतने दिन हो गए, ये तो करीब करीब 1.5 महीना हो गया, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली कि न्यूक्लियर, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो लोगों को रिएक्शन दिखेगा, स्किन का पता चलेगा और एक महामारी होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका माने चंडू गाने की बातें ये गोदी मीडिया चलाता रहता है, वो तो लाहौर और रावलपिंडी बताते हैं कि कुछ ले लेता है। लेकिन एक जो ये परसेप्शन बनाया गया, इजराइल इतना मजबूत देश है कि उसको ईरान को रौंद के रख देगा, लेकिन ईरान भी एक बहुत बड़ा देश है। अच्छा, ईरान ने एक बहुत बड़ी रणनीति बना रखी थी। भाई इजराइल कैसे बना ये आपको सबको पता है कि अमेरिका ने एक रणनीति के तहत या साजिश के तहत एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जिसके अंदर यहूदियों को बसा दिया। अच्छा, यहूदियों को क्यों बसाया, इसका मकसद क्या था? भाई मानी बात है कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, जहां 90% मुस्लिम मेजोरिटी है, भाई यहूदियों को बसाना और उसके बाद उनको समर्थन देना, उनको सपोर्ट देना, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन देना और वहां की टोटल राजनीति को चेंज कर देना और एक प्रकार से गल्फ एरिया में और उस एरिया के अंदर ऐसा ना हो कि उन कंट्रीज का कोई डोमिनेशन हो जाए, वहां पे काउंटर ग्रुप बनाकर उनको कंट्रोल करने का जो प्रयास हुआ, जैसे इजराइल ने हमेशा किया। भाई इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, क्योंकि वो एरिया जो है वो पैलेस्टीन का था, पैलेस्टीन का कहना है इजराइल को जबरदस्ती यहां बसाया गया है और हम इसका विरोध करते हैं। कितने सालों से वो युद्ध चल रहा है। पैलेस्टीन में भी जो उनके अपने हमास ग्रुप है वो इजराइल पर अटैक करते हैं, इजराइल वाले उन पर अटैक करते हैं। इस बार पहले हमास ने अटैक किया था, फिर इजराइल ने अटैक किया था, एक दूसरे से वो लोग भिड़े रहते हैं। लेकिन वहां बसाने की क्या आवश्यकता थी इजराइल को? शायद जो अमेरिका की रणनीति थी कि सऊदी अरेबिया उसके साथ है और एमिरेट्स उसके साथ है
और बाकी जो कतर है और बहरीन है, ये सारे देश भी उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। इराक भी सद्दाम हुसैन के बाद उनके खड़ा हुआ है। तो अमेरिका ने क्या किया कि ये जो ईरान के आसपास का जितना एरिया था वहां अपने बेस बना लिए, एयर बेस बना लिए, इराक के अंदर ही बना लिया और बहुत सारे देशों के अंदर बना लिया। और ये सोचा कि ईरान ही एक ऐसा देश है जो उनको चुनौती दे सकता है। और ईरान क्योंकि बड़ा देश है और जनसंख्या वाला भी है और टेक्नोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो ये कहीं यहाँ सुप्रीमेसी सिद्ध न कर दे। और ईरान ने हमेशा कोशिश भी की मुस्लिम डोमिनेशन जो है उसके हाथ में आ जाए। लेकिन अब हुआ क्या, जब ये अटैक किया, इजराइल ने सोचा था कि ईरान इसका काउंटर अटैक नहीं करेगा। इजराइल ने कहा कि हम केवल इजराइल को खत्म नहीं कर देंगे बल्कि उन हर देश को खत्म कर देंगे जो इजराइल के साथ खड़ा है। और उसने अचानक जो उनके बिल्कुल इंप्रूव्ड वैरायटी के मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनसे उन्होंने इजराइल पर अटैक कर दिया। और इजराइल को, तेल अवीव को, और वहां इतना ज्यादा उन्होंने भयंकर तांडव मचा दिया कि नेतन्याहू को भी बताया जाता है कि वहां से छोड़ के भागना पड़ा। और ये भी खबरें हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं कि वहां जब ये अटैक हुआ तो इजरायली, जिनके बारे में उड़ाया गया था कि बहुत ज्यादा ताकतवर और वीर लोग हैं, बिल्कुल जीवन और मौत से लड़ते हैं, वो केवल अंडरवियर पहने, अंडर पैंट्स पहने हुए भाग रहे थे। और अफरा तफरी मची हुई थी एयरपोर्ट्स के अंदर। और बड़े बड़े इंस्टॉलेशन को ईरान ने न केवल खत्म किया बल्कि उन्होंने कहा कि अब हम जो है टोटली पूरी तरह से इजराइल को रौंद देंगे और जो भी देश इजराइल के साथ खड़ा होगा उसे रौंद देंगे। अच्छा, फिर अमेरिका ने जब ये देखा ये दांव तो उल्टा पड़ गया, तो अमेरिका ने पहले ही कह दिया कि भाई इजराइल ने जो किया वो हमसे पूछ के नहीं किया, हमारी कोई उसमें रजामंदी नहीं थी, तो हमें इसे इन्वॉल्व न किया जाए, क्योंकि ईरान ने यहां तक धमकी दे दी कि हम अमेरिका पे भी अटैक कर दें। अमेरिका ने एक तरफ तो कहा कि हम, अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम उसको, हम भी उसे खत्म कर देंगे। लेकिन अमेरिका को लगा कि ये तो ऐसे पंगीबाजी है, ये इस पंगीबाजी में पड़ना ठीक नहीं है, इजराइल जाने, इजराइल का काम जाने। अच्छा, इधर क्या हुआ कि अमेरिका और यूरोप से अपेक्षा थी कि वो इजराइल का साथ देंगे, जैसे यूक्रेन को अपेक्षा थी कि यूक्रेन का ये लोग साथ देंगे। अब अमेरिका ने भी कहा कि साहब हमें, लेकिन एक तरफ अमेरिका ये भी कहता है कि हाँ, ये जो इंस्टॉलेशन लगाए थे ईरान ये गलत हैं और हमको पहले से पता था कि आक्रमण होने वाला है। अरे पहले से पता था या तुम्हारी रजामंदी, इसी के बीच में कंट्रडिक्शन है। अच्छा, जब ये अमेरिका और ये वेस्टर्न पावर्स की ये स्थिति आई तो इधर से नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह से सपोर्ट ईरान को कर दिया। और आज की जो पावर इक्वेशन है उसके हिसाब से रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये भी ईरान के साथ खड़े हो गए। अच्छा, ईरान को जो चाहता था कि हमको मुस्लिम वर्ल्ड की सुप्रीमेसी मिल जाए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल गई। तो इराक जैसा देश जहां पे ईरान ने अटैक किया था और पूरी तरह से इराक को बर्बाद करने का, वहां भी शिया सुन्नी का मामला है। ईरान एक ऐसा देश है जहां शिया डोमिनेशन है और बाकी जो देश हैं वहां पे ज्यादातर सुन्नी डोमिनेशन है। जहां हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर भी सुन्नी ज्यादा हैं, शिया कम है, पाकिस्तान के अंदर भी सुन्नी ज्यादा हैं, लेकिन वो डोमिनेशन उसको मिल गया। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है, वो उसे मदद कहां से मिल रही है? वो मदद उसको पाकिस्तान से मिल रही है। नॉर्थ कोरिया ने भी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बनाए हैं उसकी भी मदद उसको पाकिस्तान से मिल रही है। तो पाकिस्तान ने तो एक तरह से जो एंटी अमेरिकन लॉबी है उसको न्यूक्लियर वेपन से युक्त कर दिया है। तो इजराइल ने जो किया था उसका जो काउंटर अटैक ईरान ने किया। अच्छा, अब देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इक्वेशन बदल गई है। एक अमेरिका के अंदर एक मैच चल रहा था, स्टेडियम था जिसमें बहुत सारे लोग थे, 10-12 हजार लोग थे, और दो लोगों ने वहां नारा लगाना शुरू कर दिया, फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। अच्छा, जब ये नारा लगाना शुरू किया तो अमेरिकन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई। जैसे ही उन्होंने गिरफ्तार करके उनको जेल ले जाने लगे, पूरे स्टेडियम के अंदर हजारों लोग फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाने लगे। अच्छा, उसमें केवल मुसलमान लोग नहीं थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, क्योंकि वहां पे असल में जो फ्री वॉइस है उसका असली प्रदर्शन अगर आपको होता है तो अमेरिका के अंदर होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और उस आंदोलन में लाखों लोग सड़क पे हैं। जब ये उनकी बर्थडे मनाई गई और ये आर्मी परेड हुई, सब कुछ हुआ, तो एक तरफ तो परेड चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर प्रदर्शन चल रहे थे। उस प्रदर्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही थी। मतलब ये देखिए डेमोक्रेसी की पराकाष्ठा और फ्री वॉइस और फ्री एक्सप्रेशन की पराकाष्ठा ये हो रहा था। तो अब ये इक्वेशन ऐसे चेंज हो गई कि पहले जो सोचा जा रहा था कि इजराइल रौंद देगा वो तो नहीं हुआ। ईरान ने तो उसी स्तर का, उसी मैग्नीट्यूड का अटैक इजराइल के ऊपर कर दिया।
अच्छा, मानी बात है कि जब वो एरिया, अच्छा इराक ने भी कह दिया कि अमेरिकन इंस्टॉलेशन जो हमारे यहाँ हैं और एयर बेसिस हैं, हम उसका उपयोग ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। मतलब इराक जैसा कट्टर दुश्मन ईरान का, वो भी ये कह रहा है कि हम अपने एयर इंस्टॉलेशन को सऊदी अरेबिया जैसा देश, सऊदी अरेबिया जैसा देश जो कि हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहता है, उनका सबसे विश्वास पात्र मित्र माना जाता है, और जिसको माना जाता है कि इस पूरे एरिया के अंदर अगर अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र है, वो सऊदी अरेबिया ईरान के साथ खड़ा हो गया। मतलब जो ईरान चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड की सुप्रीमेसी, वो उसको अचानक मिल गई। और इसकी अगर दोष है तो इजराइल का और अमेरिका। अच्छा, इस मामले में भारतवर्ष बहुत बुरी तरह से फंस गया। भारतवर्ष इस तरह से बुरी तरह से फंस गया कि अगर जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी पॉलिटिकल एक इंक्लिनेशन दिया था कि वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ, तो इजराइल था। अच्छा, इजराइल और भारतवर्ष के जो संबंध है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये भी आपको पता है कि अडानी जी का एक जो वहां का सबसे बड़ा पोर्ट है, माने एकमात्र ही करीब करीब पोर्ट है वहां पे, जब बंदर का, जहां पूरा बिजनेस होता है इसराइल का, वो अडानी जी ने ले लिया था। और उसमें कितने बिलियन डॉलर्स उन्होंने लगा दिए थे, जिसमें भारतीय बैंकों का भी पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अच्छा, ईरान ने पर्पसफुली या अनोइंगली, आई डोंट नो, उसी बंदरगाह पे सबसे ज्यादा अटैक किया और उसको नष्ट कर दिया। अब मोदी जी के लिए तो परेशानी की बात हो गई। अब मोदी जी ने इसीलिए वो, क्योंकि इजराइल का साथ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अडानी जी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे, और इस ईरान का साथ दे नहीं सकते, वरना उनको भारतवर्ष के अंदर पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, और मुसलमान तो उन्हें वोट वैसे ही नहीं देते, हिंदू भी वोट नहीं देंगे, तो उनकी मजबूरी है इसराइल के साथ खड़े रहें। और ईरान के साथ जो है जितने भी पड़ोसी बड़े बड़े देश हैं भारतवर्ष के, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, ये सारे के सारे ईरान के साथ खड़े हुए हैं। रशिया जो है वो भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जबकि नॉर्मली उसको नहीं खड़ा चाहिए था, लेकिन वो चलिए अपने युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन वो भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, पेट्रोल और क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की संभावना हो गई उस एरिया के अंदर, जब ऑयल वेल्स को हिट किया जाएगा और इस प्रकार का भीषण युद्ध मचेगा, तो जो पूरे विश्व के अंदर परिस्थिति बन रही है, उससे देखिए जो लेसन्स मिल रहे हैं, वो लेसन्स ये मिल रहे हैं कि अपने नेबर से दोस्ती रखो हमेशा, क्योंकि दूर बैठा हुआ जो आपको चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, वो आपकी मदद नहीं करेगा। चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो, जैसे अमेरिका ने हाथ खींच लिए, या वो यूक्रेन का मसला हो, जो अमेरिका ने और नेटो ने उसका हाथ खींच लिया। और इसी प्रकार से अगर भारतवर्ष के मोदी जी को ये आशा है कि अगर वो ब्रिक्स से बाहर निकलकर अमेरिकन लॉबी में और इजराइल वाली लॉबी में जाने का प्रयास करेंगे, तो मुश्किल समय में अमेरिका उनकी मदद करेगा, इसकी भी संभावना बहुत कम है, और इजराइल उसकी मदद कर पाएगा। जबकि इजराइल आज के तारीख में खुद ही ईरान के जो आघात है, प्रतिरोध है, और जिस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं उसको झेलने में बहुत बड़ा असमर्थ है। और जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान को अपने बहुत 6th जनरेशन 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन से सुसज्जित कर रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और ये देखने की आवश्यकता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी और किसी पूंजीपति मित्र पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं करने की नीति बनाई थी, आज उसका जो हमने उलट पॉलिसी बनाई है, और पूरी तरह से एक पूंजीपति के साथ देश की सरकार खड़ी हो गई है और एक इजराइल जैसे देश के साथ खड़ी हुई है, इसका फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। इसलिए जो भी विदेश नीति है उसको सोच समझ के बनाया जाना चाहिए, और कम से कम अपने बड़े पड़ोसी से ऐसे संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पड़े, क्योंकि जो दूर बैठे हुए आपके तथाकथित मित्र हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।